वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। थोड़ा तीव्र गति से चलिए और कोशिश करना कि पेपर पेन लेकर बैठिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, यानी बीमा लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता। देखिए, 2-3 बार बता चुके हैं। बीमा लोकपाल का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बना रहता है, जो भी पहले पूरा हो जाए, और पुनर्नियुक्ति का ही पात्र होता है। ये गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो बीमा लोकपाल का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। यह पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। नवंबर 2019 को हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित 29वां कौन सा 29वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। ठीक है, 29वां व्यास सम्मान। तो देखिए, 5 मार्च 2019 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को 2019 के लिए प्रतिष्ठित 29वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास संग्रह पारिजात के लिए वर्ष 2016 में ऑलरेडी हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 2021 के लिए गणतंत्र दिवस पर 10 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन 10 हस्तियों में से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी शामिल हैं। देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मिले थे पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ऊपर के नंबर तो याद ही रखना, कम से कम 7-10 ऊपर के दोनों के। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बड़ा रहता है ये मरणोपरांत वाला चक्कर एक पूछ लेते हैं। तो याद रखिए कि 7 में से कितने मरणोपरांत है और इन 10 में से कितने मरणोपरांत है। फिलहाल पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, और इन 10 को एक बार दोहरा लेना मुँह से कौन कौन है ये। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। फिलहाल सी है इसका आंसर। तो देखिए, इन 10 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान 2021 से नवाजा गया। ये हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, मरणोपरांत। ठीक है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, मरणोपरांत। धर्मगुरु कल्वे सादिक, मरणोपरांत। 3 हो गए हैं। और कृष्णन नायर शांत कुमारी, कला के क्षेत्र में। चंद्रशेखर कंबरा, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। केशुभाई पटेल, मरणोपरांत, पब्लिक अफेयर्स के लिए। रजनीकांत देवीदास, उद्योग के लिए। और तरलोचन सिंह, पब्लिक अफेयर्स के लिए, हरियाणा के हैं ये। इन सबको, इन 10 को जो है पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो मरणोपरांत कितने हो गए? तरुण गोगोई हो गए, रामविलास पासवान हो गए, धर्मगुरु कल्वे सादिक हो गए, कबले सादिक हो गए, और कौन हो गए? केशुभाई पटेल। टोटल 4 लोग हो गए। चलिए, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2021 के लिए 10 में से 3 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से मरणोपरांत दिया गया। वर्ष 2021 के लिए 10 में से 3 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, टोटल 4 को दिया गया है ना। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण सर्वोच्च पुरस्कार है। देखिए, सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण है, पद्म भूषण का दूसरा स्थान है, तीसरे पर पद्मश्री है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत, धर्मगुरु कबले सादिक को मरणोपरांत और केशुभाई पटेल को मरणोपरांत। देखिए, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है। पद्म भूषण द्वितीय स्थान रखता है और तीसरा स्थान पर आता है पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?
बताइए कहाँ अवस्थित है असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य? त्रिपुरा में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है, दिल्ली हरियाणा की सीमा पर। तो असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली हरियाणा की सीमा पर फैला 32.71 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। इसका जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? तितली के नाम पर नहीं, यहाँ पैदा होने वाली सोयाबीन की प्रजाति के नाम पर नहीं, यहाँ पाई जाने वाली मिर्च की प्रजाति के नाम पर नहीं, नदी के नाम पर। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व का नामकरण प्राचीन पेंच नदी के नाम पर कर दिया गया है, किया गया है। ठीक है, पेंच नदी जो है पेंच टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरती है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा संपूर्ण टाइगर रिजर्व को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1975 में पेंच टाइगर रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और वर्ष 1998-99 में पेंच को टाइगर रिजर्व की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिली है इसको 1975 में और इसको टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली है 1998-99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 100 में जगह मिली है? 12 भारतीय संस्थान, 1 भारतीय संस्थान, 2 भारतीय संस्थान या कोई भी भारतीय संस्थान 100 में जगह नहीं बना पाया? देखिए कोई ना कोई तो बनाया होगा, 12 ने बनाया, ए है इसका आंसर। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज सब्जेक्ट के नवीनतम संस्करण यानी 11वें संस्करण के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के 25 सब्जेक्ट को उनकी संबंधित विषय श्रेणियों में दुनिया के शीर्ष 100 में स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। 12 भारतीय संस्थान जिन्हें विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान मिला है कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIS बेंगलुरु, IIT गुवाहाटी, IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, JNU अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदाल विश्वविद्यालय। यहाँ जो IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे ने किसी भी अन्य भारतीय संस्थान की तुलना में शीर्ष 100 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर मद्रास, इस तरह से ही। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। महानदी तंत्र प्रायद्वीप भारत का कौन सा सबसे बड़ा नदी तंत्र है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बताइए। पहला नहीं, तीसरा है। तो महानदी तंत्र गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह नदी इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 के 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 17.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सेवाओं के आयात के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 के 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 19-20 में 17.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवाओं के आयात के मामले में जो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। दोनों के दोनों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाभार्थियों को रियायती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। 2013 ही है या 15 है? 13 ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और नीचे वाला भी सही है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए
ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% हिस्सा जो है वो कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा संस्थानों को वित्तीय पोषण प्रदान करता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना, बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, जब ऊपर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लिखा है तो ये पूरे देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय पोषण प्रदान करेगा ना, प्राथमिक शिक्षा को क्यों करेगा? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। केंद्र प्रायोजित योजना है, दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना, इसलिए गलत है पहला, प्राथमिक नहीं उच्च। इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में समानता, सभी की पहुंच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्राज़ील के 637 किलोग्राम वजनी एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को सूर्य तुल्यांकित ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया है? किसने स्थापित किया है? इसरो लेकर गया था अपने PSLV C51 से। तो भारत इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C51 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो के प्रक्षेपण यान की 53वीं उड़ान थी और साथ ही इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला समर्थित मिशन था। क्या था? 637 किलोग्राम वजनी अमेजोनिया 1 जो ब्राज़ील का एक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को PSLV C51 जो इसरो का रॉकेट है वो लेकर गया है कहाँ पर? 758 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती से सूर्य तुल्यांकित ध्रुवीय कक्षा में सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 156 देशों की सूची में 144वें स्थान पर है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर कायम है। फिनलैंड है, नॉर्वे है? फिनलैंड ही 144वां है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सबसे खुशहाल देशों में जो फिनलैंड है वो शीर्ष स्थान पर है, दूसरे और तीसरे पर हैं डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। भारत की स्थिति देखें तो इस वर्ष भारत का स्थान 144वां है, जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से खराब स्थिति में है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2012 से शुरू हुआ था और इस वर्ष यानी 2020 में इसका 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया, यानी पिछले वर्ष। देखिए, खुशहाली को आंकने के लिए जो सूचकांक है उसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है। ये भी पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या क्या है ये? इंग्लिश में लिखा है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IVRD, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मिगा। अब बताइए उपरोक्त में से किसका या किनका संबंध विश्व बैंक से है? IVRD का है, मिगा का है, IFC का भी है, IDA का भी है, सबका ही तो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी का संबंध विश्व बैंक से है। फिर से सुन लीजिए नाम। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इनको इंग्लिश में याद रखिए, आसान रहेगा। और ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है UPPCS में पहले, ठीक है। उसमें IVRD था, IFC था और मेगा था, ये नहीं था IDA। तो तीनों करेक्ट थे, ये चारों करेक्ट हैं।
तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।